हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा बहुत वेक्टर के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होती है, स्केलर फील्ड क्या होती है, और फिर ग्रेडियंट क्या होता है, स्केलर क्या होता है, और डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और कुछ बेसिक आइडेंटिटी जो हम आगे आने वाले डेरिवेशंस में यूज करेंगे, उनका एक बार हम फिजिकल मीनिंग समझ लेते हैं और उन आइडेंटिटीज को देख लेते हैं जो जिन आइडेंटिटीज को हमें आगे जाके यूज करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपने ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि स्केलर मतलब क्या होता है। स्केलर मतलब क्या होता है? स्केलर मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जिसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, मतलब कोई नंबर हो, मैग्नीट्यूड हो और उसकी कोई डायरेक्शन ना हो। ठीक है, उसकी कोई दिशा ना हो, सिर्फ कुछ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर। अ क्वांटिटी दैट इज कैरेक्टराइज्ड ओनली बाय मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंटेड बाय अलजेब्राइक साइन। यूजुअली हम इसको या तो ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी किसी भी अलजेब्राइक साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर। जैसे कि हम मास की बात कर लेंगे, है ना। मास को हम स्केलर कह सकते हैं क्योंकि वो टाइम, उसकी जो डायरेक्शन है वो नहीं होती है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऐसे ही टाइम भी एक तरीके से हमारा स्केलर है, टेम्परेचर भी एक तरीके से हमारा स्केलर है। तो अब बात करते हैं हम कि वेक्टर क्या होता है। देखो, वेक्टर का सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अगर स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। यानी कि किसी एक पॉइंट पे अगर आप उसको देख रहे हो, मतलब कोई भी पैरामीटर ले लो, चाहे आप जो भी पैरामीटर है उस पॉइंट पे देख रहे हो, तो अगर उस पॉइंट पे उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर, है ना। तो अब ये इसको कैसे लिखेंगे हम, ये देख लेते हैं। अ क्वांटिटी दैट हैज अ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ वेक्टर। ठीक है ना। ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। इसका एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं? जैसे फोर्स ले लिया हमने, ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या होता है? मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ दिशा होती है ना। तो वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सारे एग्जांपल किसके होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी के होते हैं। तो अगर आपको याद होगा, आपने लोअर क्लासेस में जब वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल बनाया था तो कुछ इस तरह से बनाते थे हम लोग, है ना। लेट्स से अगर आप वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल बना रहे हो तो लेट्स आपने ऐसे और ऐसे करके बनाया होगा, है ना। तो ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आइए उसको देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अ वेक्टर कैन बी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हुज डायरेक्शन इज अप्रोप्रिएटली चोजन एंड हुज लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है ना। तो बेसिकली वो डायरेक्शन, जो वेक्टर के ऊपर जो एरो रहता है वो डायरेक्शन बताता है और ये बताता है कि जो उसकी जो लेंथ होती है ना, वो प्रोपोर्शनल किसके होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये तो था मेरा स्केलर और वेक्टर। अब हम फील्ड की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम एक रीजन मान लें, ठीक है, कोई भी एक रीजन मान लो और उस पर कोई भी एक आप पॉइंट कंसिडर कर लो। ठीक है, कोई भी एक बड़ा सा रीजन मान लो, आप उसमें एक पॉइंट कंसिडर कर लो और उस पॉइंट में अगर उस चीज की कुछ वैल्यू, कुछ फिजिकल फंक्शन है बनता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फील्ड कहेंगे। ठीक है, सो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? इफ एट ईच पॉइंट ऑफ अ रीजन देर इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सम फिजिकल फंक्शन, द रीजन इज कॉल्ड एज फील्ड, है ना। नेक्स्ट, फील्ड या तो मेरी स्केलर हो सकती है या फिर मेरी क्या हो सकती है? वेक्टर हो सकती है। तो फील्ड में भी क्लासिफाइड एज आइदर स्केलर और वेक्टर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन इन्वॉल्व। ठीक है ना। तो स्केलर फील्ड कब होगी? जैसे देखो, स्केलर की पहले हमें डेफिनेशन पता है, अभी भी हमने डेफिनेशन देखी थी कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अब हम फील्ड पे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, अगर वो स्केलर होगा तो वो स्केलर फील्ड हो जाएगी, यानी कि उसकी सिर्फ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड होगा, है ना। तो इसलिए मैं फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकता हूं? स्केलर फील्ड को, इफ द वैल्यू ऑफ फिजिकल फंक्शन एट ईच पॉइंट इज अ स्केलर क्वांटिटी देन द फील्ड इज स्केलर फील्ड। अगर हम इसका एग्जांपल लें, जैसे कि अगर हम टेम्परेचर बात करें, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ अबव सी लेवल, ये सारे जो है मेरे स्केलर फील्ड के एग्जांपल होते हैं, है ना। अब अगर हर एक पॉइंट पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं, अगर वो डायरेक्शन भी मुझे बता रहा है, यानी कि अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको मैं क्या कहूंगा? वेक्टर फील्ड कहूंगा। Okay, so when the value of function at each point is a vector quantity, the field is called vector field. ठीक है ना। बेसिकली विंड वेलोसिटी, है ना, हवा का एग्जांपल हम ले सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल है कि हवा की डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है। देखो, जैसे बारिश हो रही है तेज और आपके पास में अम्ब्रेला है
ओके, तो यू आर गोइंग, अम्ब्रेला कई बार क्या होता है उल्टा हो जाता है ना हवा के डायरेक्शन की वजह से, और आप हवा के उल्टी डायरेक्शन में उस अम्ब्रेला को करते हो, उसके बाद में वो वापस से सीधा हो जाता है, फिर हम वहां से चलते हैं। तो हवा की कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, इसलिए मैं उसको एग्जांपल ले सकता हूं, विंड वेलोसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना। ऐसे ही मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन मास इन स्पेस, ये भी एक वेक्टर फील्ड का एग्जांपल है, और फोर्सेस ऑन ए चार्ज बॉडी प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड आर एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की। तो ग्रेडियंट क्या होता है? तो ग्रेडियंट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर इज मैक्सिमम स्पेस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन। तो रेट ऑफ चेंज का बेसिकली क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर v मेरा एक फंक्शन है, स्केलर फंक्शन v है, तो टेम्परेचर, अगर वो उसको टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो ये है ग्रेड है यानी ग्रेडियंट है, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेड ऑफ v इज इक्वल टू ग्रेड v, और इसको हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट, और रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस। ठीक है, सो बेसिकली टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगी वो कौन सी क्वांटिटी होगी? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, और इसकी डायरेक्शन किस में होगी? जहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज जब मैं निकालूंगा तो जहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है उसको उस डायरेक्शन में वो होगा। तो अगर मेरी वेक्टर क्वांटिटी को मैं एक्स और वाई जेड के डायरेक्शन में इस तरीके से रखूं कि डाउ वी बाय डाउ एक्स एंड डाउ वी बाय डाउ वाई एंड डाउ वी बाय डाउ जेड, तो रिजल्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? ग्रेड ऑफ वी इज इक्वल टू डाउ वी बाय डाउ एक्स इंटू एक्स कैप प्लस डाउ वी बाय डाउ वाई इंटू वाई कैप एंड डाउ वी बाय डाउ जेड इंटू जेड कैप। ठीक है, तो ये आपका ग्रेडियंट हो गया। अगर v मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है तो ग्रेड ऑफ v क्या रिप्रेजेंट करेगा? मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना। अब हम डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है ना। देखो डाइवर्जेंस का मतलब सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें, जो डाइवर्ट हो रहा है, जो अपनी सतह से दूर जा रहा है। ठीक है, अपनी सतह से जो चीज दूर जा रही है। जैसे अगर मैं मान के चलूं कि आपने देखो कहीं कहीं जगह पे फुवारा देखा होगा, या फिर कभी दिवाली पे अनार वनार देखा होगा, तो उसमें कैसे होता है? आप जैसे अनार को जलाते हो तो अनार इस तरीके से फ्लिकर करता है कि नहीं करता, है ना, ऊपर की तरफ आता है, फ्लिकर करता है इस तरह से। इस तरीके से आपको दिवाली में आपने कई बार अनार जलाया होगा, है ना। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं ना, थोड़ा सा अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, तो ये क्या है मेरा? ये मेरा क्या है? सोर्स पॉइंट है। अब सोर्स पॉइंट से आपको जाती हुई क्या दिखाई दे रही है? बाहर की तरफ जाती हुई दिशाएं दिख रही है अलग अलग, है ना। तो अगर मैं यहां पे वेक्टर बनाने की कोशिश करूं तो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, ड्रॉ लाइक दिस, ड्रॉ लाइक दिस, ड्रॉ लाइक दिस, ड्रॉ लाइक दिस एंड ड्रॉ लाइक दिस। यानी कि इस पॉइंट से, यानी कि सोर्स पॉइंट से जब मेरे वेक्टर बाहर की तरफ जाएं तो उसको क्या कहूंगा मैं? डाइवर्जेंस कहूंगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहां पे एक एग्जांपल ले लिया है कि ये मैं समझो कि मेरा सोर्स पॉइंट है। अब इससे जितनी भी मेरी रेस जा रही है बाहर की तरफ, ठीक है, अब अगर मैं यहां पे डाइवर्जेंस निकालता हूं, सपोज कोई फंक्शन है डाइवर्जेंस है, तो अगर इस पॉइंट पे मैं डाइवर्जेंस निकाल रहा हूं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो यहां पे हमेशा डाइवर्जेंस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये सोर्स से डाइवर्ट कर रही है ना, सोर्स से दूर जा रही है। ठीक है, सोर्स से दूर जा रही है। देखो आपने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ी हुई, जैसे आपने डाइवर्जिंग लेंस पढ़ा था, उसमें भी हमने क्या देखा था? लाइट विभाजित हो रही है या फिर दूर जा रही है ना, उस पॉइंट से दूर जा रही है। ठीक है, बाहर की तरफ जा रही है। बेस्ट एग्जांपल या तो आप अनार ले सकते हो या फिर एक फव्वारा ले सकते हो, जिसके पॉइंट से बाहर की तरफ आपको दिख रहा है कि सोर्स से चीजें बाहर जा रही है। तो अगर सोर्स से चीजें बाहर जा रही है और वहां पे अगर आप वेक्टर को ले रहे हो ना, तो वहां पे अगर यहां पे भी देखो, यहां पे भी अगर आप डाइवर्जेंस लोगे यहां पे, तो आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, सॉरी पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा डाइवर्जेंस पॉजिटिव का हो गया। अब अलग दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि लेट्स सपोज आपने देखो किचन में या एक ऐसी देखो सिंक सी होती है ना, उसमें देखो जैसे कि ये हमारी सिंक है, किचन सिंक होती है, ध्यान करो अच्छे से। ये सपोज करो कि हमारी किचन सिंक है, तो जब अब इसमें पानी भरता है तो ये सारा पानी जो है कहाँ पे कन्वर्ज होता है? यहाँ पे जाके आ जाता है ना, यहाँ पे जाके आ जाता है, यहाँ पे जाके आ जाता है, यहाँ पे जाके आ जाता है, यहाँ पे जाता है। तो ये सारा पानी इसके थ्रू अंदर चला जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? अलग अलग पॉइंट से एक ही पॉइंट पे सारी चीजें कन्वर्ज हो रही हैं। यानी कि ये किसकी तरह काम कर रहा है? किसकी तरह काम कर रहा है बताओ?
ये सिंक की तरह काम कर रहा है, सिंक की तरह काम कर रहा है। तो जब अलग अलग सोर्सेस से जब एक ही जगह पे मेरी सारी जो वेक्टर्स है वो कन्वर्ज हो रहे हो, तो वहां पे वो सिंक की तरह काम करता है, ठीक है। और अगर मैं वहां पे उसका डाइवर्जेंस लूंगा, क्योंकि डाइवर्जेंस का मतलब तो क्या होता है, दूर जाना, लेकिन यहां पे तो कन्वर्ज हो रहे हैं, तो वहां पे अगर मैं डाइवर्जेंस लूंगा तो व्हाट आई विल गेट इज डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज नेगेटिव, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं डाइवर्जेंस लूं तो मुझे डाइवर्जेंस क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये तो था मेरा डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, तो किस तरह से वर्ड्स में लिखेंगे देखते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए इज रिप्रेजेंटेड बाय डाइवर्जेंस, ठीक, ग्रेड डॉट। यूजुअली अगर जहां पे भी आपको ग्रेड डॉट दिखाई देना तो आप समझ लेना कि उसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस है। तो ग्रेड डॉट ए, सो इट इज गिवन बाय ग्रेड डॉट ए इज इक्वल टू डाउ ए एक्स बाय डी एक्स प्लस डाउ ए वाई बाय डी वाई प्लस डाउ ए जेड बाय डी जेड। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये आपने मैथमेटिक्स में तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। तो क्लियरली डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज अ स्केलर। किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस क्या होता है, हमेशा स्केलर होता है, ठीक है। और ऑल्सो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ स्केलर इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, ठीक है। कभी भी डाइवर्जेंस ऑफ अ स्केलर नहीं होता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेक द क्लियर मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस वी कंसिडर द नेट फ्लक्स ए डॉट डी एस ऑफ अ वेक्टर फील्ड फ्रॉम अ क्लोज सर्फेस एस, ठीक है। मान के चलते हैं कि मेरा जो है नेट फ्लक्स है ए डॉट डी एस है फ्रॉम अ क्लोज सर्फेस एस। So divergence of A is defined as a net outward flux per unit volume over a closed surface. तो इसका डाइवर्जेंस कैसे डिफाइन होगा, मैंने क्या कहा था आपको, बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम ओवर अ क्लोज सरफेस S. So actually the divergence of A at given point is a measure of how much the vector A spreads out that it diverges from the point, यानी कि सोर्स से डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। तो फिगर 1 shows the divergence of a vector field at a point O is positive as the vector spreads out. ऑलरेडी जो हमने फिगर डिस्कस की थी वही फिगर यहाँ पे है, ठीक है ना। इसी तरह से फिगर 2 क्या सोच कर रहा है कि मेरा वेक्टर जो है वो कन्वर्जेस होता है और डाइवर्जेंस एट O मेरा क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, तो डाइवर्जेंस एट O इट विल बी नेगेटिव। तो अब बात करते हैं हमारे पास में कर्ल की। अगेन मैथमेटिक्स में तो आपने पढ़ा होगा कि कर्ल किस तरह से होता है, क्योंकि उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, आइए उसको जानते हैं। अब सपोज करो आपके पास में एक रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, ठीक है, नदी है, आपके पास में एक नदी है, नदी में बहुत सारा पानी है और नदी का बहाव कुछ इस तरफ से है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं इन बहाव में वेक्टर बनाऊं तो वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ हो रही है, क्योंकि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस साइड। अब सपोज करो मैंने इसके ऊपर एक पत्ता रख दिया, लीफ रख दी, टेंडर लीफ रख दी, ठीक है। यहां पे मैंने एक अच्छे से बना लेते हैं, यहां पे हम एक क्या रखते हैं, एक पत्ता गिर गया सपोज करो, ठीक है। तो जब तक ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पत्ता भी इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, है ना। लेकिन अगर जैसे ही वोर्टेक्स पे, ठीक है, अगर मेरी यहां पे फोर्स लगी या फिर यहां पे फोर्स लगी, तो इससे क्या होगा, देयर विल बी रोटेशन पॉसिबल, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, या तो आप जेड एक्सिस को ऊपर की तरफ ले रहे हो या फिर एक्स एक्सिस को ऊपर की तरफ ले रहे हो, यानी कि बाकी जो दो एक्सिस है उनके रेट ऑफ चेंज में डिफरेंस आ रहा है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन होगा। तो कर्ल का मतलब कुछ नहीं होता है, कर्ल का मतलब होता है आप किसी भी चीज, रोटेशनल फील्ड जो होती है उसको बेसिकली हम कर्ल कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग था। आइए अब इसके डेफिनेशन और देख लेते हैं। तो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ए इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ल, जब भी देखो ग्रेड के आगे क्रॉस लगता है ना, तो उसको हमेशा क्या कहते हैं, कर्ल कहते हैं, ठीक है। सो इट इज गिवन बाय ग्रेड ऑफ ए, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप एक साइड से कर रहे हो तो बाकी जो दोनों साइड्स हैं वो चेंज हो रही है, तो उनका रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। तो ग्रेड ऑफ ए जेड डी वाई माइनस ग्रेड ऑफ डाउ ऑफ ए जेड डी वाई बाय माइनस डाउ ऑफ ए वाई बाय डी जेड, प्लस इसी तरह से जे में क्या आ जाएगा, डाउ ऑफ ए एक्स बाय डी जेड माइनस डाउ ऑफ ए जेड बाय डी एक्स।
इसी तरह से के में आ जाएगा डाउ ऑफ ए वाई माइनस डाउ ऑफ, ये आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। सो क्लियरली कर्ल क्या है, कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी की बोथ डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। और ये हमें ध्यान रखना है कि वी कैन नॉट हैव द कर्ल ऑफ अ स्केलर एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ग्रेड विद अ स्केलर इज मीनिंगलेस, ठीक है। स्केलर का कोई कर्ल पॉसिबल नहीं है। तो इन ऑर्डर टू मेक द मीनिंग ऑफ कर्ल वी कंसिडर द सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड ए अराउंड अ क्लोज पाथ, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी अभी दिखाया था आपको कि जो कर्ल होता है वो बेसिकली रोटेशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब इन्हें ये कुछ 3 आइडेंटिटीज हैं, इसको ध्यान से देखो और इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले चीजों में आगे जो जितने भी डेरिवेशंस आएंगे, मैक्सवेल की इक्वेशंस हो गई, काफी सारे डेरिवेशंस हैं इसमें, तो उनमें मुझे ये इक्वेशन बहुत काम आने वाली है। तो मुझे हमेशा याद रखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल जो होता है वो हमेशा 0 होता है। देखो क्योंकि कर्ल तो रोटेट हो रहा है, तो ना उसके पास में सोर्स है ना उसके पास में सिंक है, तो डाइवर्जेंस तो उसका 0 ही होगा। सो डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ऑल्सो कर्ल ऑफ एफ, है ना, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ माइनस ग्रेड स्क्वायर एफ, ठीक है। एंड अगर सपोज करो आपके पास में इस तरह का कोई फंक्शन दिया है, ग्रेड डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एच डॉट ग्रेड क्रॉस ई माइनस ई डॉट ई क्रॉस एच, ठीक है। तो जब हम इसको आगे यूज करेंगे तब आपको इनका यूज पता चलेगा कि हम इनको किस लिए यहां पे पढ़ाना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।